हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। ठीक हो सब लोग? आवाज आ रही है ना सबको बच्चों? ओके, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स वगैरह किया है? कुछ डाउट्स हैं आप लोगों के? या पहले मैं चैप्टर खत्म करता हूँ, ठीक है? थोड़ा ज़्यादा नहीं, चैप्टर बहुत कम बचा हुआ है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट का बचा हुआ है। तो पहले मैं चैप्टर खत्म करता हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों के डाउट्स लेता हूँ, ठीक है? चलो ध्यान देना। कुछ चीज़ें इसमें से मैंने आपको पढ़ाई भी थी। फिलहाल बिल्कुल वहीं से शुरू कर लेते हैं। असामान्य मोलर द्रव्यमान यानी कहने का मतलब एबनॉर्मल मोलर मासेज, ठीक है? एबनॉर्मल मोलर मासेज की अगर हम बात करें तो बच्चों होता कब है ये, और ये क्या होता है? तो कह रहे हैं कोलिगेटिव गुणों द्वारा मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने में निम्नलिखित कारणों से असामान्यता आती है। तो पहले तो ये समझते हैं कि असामान्य होता क्या है और फिर ये आती क्यों है। तो एक्चुअली में होता क्या है, विलयन का सांद्र होना, सांद्र विलयन में कण आपस में अंतः क्रिया करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप इससे पहले पढ़े हो परासरण दाब में, तो आपको मैंने वहां पे बताया था किसी भी विलयन का परासरण दाब निकालने के लिए सांद्रता 5% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे कम रखोगे तो बहुत ही एक्यूरेट और सटीक रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे ही सांद्रता आप बढ़ाते हो, विलेय के कण विलायक के कण के साथ हो सकता है अंतः क्रिया करना शुरू कर दें, और जब अंतः क्रिया करते हैं बच्चों तो इस केस में आपका सटीक मोलर द्रव्यमान कभी नहीं निकलता। विलेय का वियोजन या संयोजन बच्चों, तो विलेय का क्या हो सकता है बच्चों? वियोजन हो सकता है या क्या हो सकता है? संयोजन हो सकता है। वियोजन का मतलब होता है बच्चों एक मॉलिक्यूल का एक दो या दो से ज्यादा भाग में क्या हो जाना? टूट जाना। यानी एक ही कण दो या दो से ज्यादा कणों में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? और संयोजन में बच्चों क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा कण मिलके एक कण बन जाते हैं। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ कणों की संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा, ठीक है? तो संयोजन या वियोजन हो सकता है, या बच्चों का विलयन का सांद्र होने से अंतःक्रिया हो सकती है, जिसकी वजह से आपके जो क्या होंगे, विलेय के कण होंगे वो बदलेंगे, और विलेय के कण बदलेंगे बच्चों तो इससे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी क्या होती है? बदल जाती है, ठीक है? अब देखो होता क्या है एग्जैक्टली संयोजन और वियोजन में। देखो, जब दो या दो से अधिक अणुओं का मिलकर एक बड़ा अणु बन जाना, दो या दो से अधिक अणु मिलकर क्या होता है? एक बड़ा अणु बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या? संयोजन। प्रभाव क्या होगा बच्चों? प्रभाव ये होगा कि कणों की संख्या कम हो जाएगी, यानी अणुसंख्य गुणधर्म का मान भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों, जैसे CH3COOH, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप दो मॉलिक्यूल लेके इसे अगर आप क्या करते हो? विलयन में यानी विलायक में ऐड करते हो, तो जैसे ही ऐड करोगे बच्चों ये क्या होता है? आपका डाइमर बनाता है। डाइमर का मतलब कि दो मॉलिक्यूल मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इससे होगा क्या बच्चों? जब ये दो मॉलिक्यूल मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, और जब आप किसी भी अणुसंख्य गुणधर्म यानी चारों में से किसी से भी आप इसका क्या निकालोगे? मोलर मास निकालोगे, यानी मोलर द्रव्यमान निकालोगे, तो मोलर द्रव्यमान एसिटिक एसिड का होता 60 है, लेकिन आएगा कितना बच्चों? 120 आएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 60 होता है 120 क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि दो मॉलिक्यूल मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? इसलिए इसका क्या हो रहा है? असामान्य मोलर द्रव्यमान आपको मिल रहा है। इतनी बात समझ आ रही है? होता क्यों है बच्चों? तो यहां अणुओं के बीच में क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH। इसी तरह से दूसरा वाला बच्चों, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है? और ये हो जाएगा आपका क्या? कार्बन, और इससे डबल बॉन्ड, और ये क्या? CH3। अब यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा। ये दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये क्या बनाता है? डाइमर बनाता है, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? ये तो बात हो गई किसकी बच्चों? संयोजन की। संयोजन के बाद अगर बात करें बच्चों तो बात क्या है? अगला वियोजन है। वियोजन का मतलब डिसोसिएशन होता है, मतलब एक से ज्यादा भाग में क्या होना? टूट जाना। और जब एक से ज्यादा भाग में टूटता है तो होता क्या है कि यहाँ विद्युत अपघट्य आयन में टूटेगा,
कणों की संख्या बढ़ेगी, कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुणधर्म का मान क्या होगा, बढ़ेगा। होता क्या है, जो प्रेक्षित मान है वास्तविक मान से क्या होता है, कम होता है। प्रेक्षित मान अगर वास्तविक मान से क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब है जैसे KCl है बच्चों, KCl का जल में वियोजन, KCl जल में डालोगे तो K प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। 1 मोल KCl से 2 मोल कण हो गए, यानी अगर आपने 1 मोल डाला तो 2 मोल कण आपके क्या हो गए, विलयन में बन गए। अब यहां पे होगा क्या, इसे बोलते हैं क्रायोस्कोपिक उत्क्रमण, दोगुना हो जाता है। क्रायोस्कोपिक मतलब वही अणुसंख्य गुणधर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डबल हो जाएगा। अब मोलर द्रव्यमान बच्चों जो आएगा, KCl का क्या आता है आपका 74.5 के स्थान पे क्या आएगा 37.25 प्राप्त होगा, यानी एवरेज होगा। समझ रहे हो, तो जितना मोलर द्रव्यमान आना चाहिए उससे क्या आ रहा है, कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है, क्योंकि एक ही अणु एक से ज्यादा भाग में क्या हो रहा है, टूट रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, वियोजन बोलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड है, AlCl3 है बच्चों, अगर आप पानी में डालोगे तो ये Al3 प्लस और 3Cl माइनस 4 कण में टूट जाएगा। यानी जो भी आपके यहाँ पे क्या है, केटायन यानी धनायन है या ऋणायन है, वो उसी तरह से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, समझ आया सबको। अब बच्चों यहाँ पे अगर ये बात समझ आई तो यहाँ पे बात करनी हमें क्या, वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ फैक्टर की, और यही आपका क्वेश्चन में क्या होगा, यूज होगा। और अभी तक आपने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं वांट हाफ गुणांक होता क्या है। तो वांट हाफ गुणांक बच्चों बिलियन में विलेय के विघटन या संघटन की मात्रा को व्यक्त करता है, यानी वियोजन या संयोजन की मात्रा को व्यक्त करता है। अब होता क्या है, निकालते कैसे हैं, तो कह रहा आई के मान के प्रकार। विघटन, विघटन में क्या होता है बच्चों, आई जो होता है वो एक से ज्यादा होता है। वैसे तो बच्चों अगर आप यहां बात करोगे तो यहाँ पे इसका जो प्रेक्षित मान होता है, ठीक है, यहाँ पे जो इसका क्या होता है, प्रेक्षित मान और वास्तविक मान के क्या अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। आई क्या बोलते हैं बच्चों, किसके अनुपात को, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अनुपात को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आई, यानी वांट हाफ फैक्टर बोलते हैं। ध्यान देना, जैसे विघटन में आई की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, ग्रेटर देन 1 होती है। आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब जब भी बच्चों वियोजन होगा वहां पे वांट हाफ फैक्टर की वैल्यू 1 से क्या होगी, ज्यादा होगी, ये बात ध्यान रहे। और जब बच्चों एसोसिएशन होगा यानी यहाँ पे क्या होगा, संयोजन होगा, तो आई की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसा कुछ बच्चों जहां पे ना तो क्या होगा विघटन संघटन, यानी ना तो आपका क्या होगा वियोजन होगा, ना तो संयोजन होगा, यानी कोई भी चीज वहां पे बदलेगी नहीं, मॉलिक्यूल्स जितने थे उतने ही रहेंगे, तो बच्चों वहां पे आई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। कह रहा है विघटन, यानी कहने का मतलब वही है बच्चों, यहाँ पे वियोजन की बात हो रही है। अब वियोजन की बात हो रही है तो कुल अणुओं का वह भाग जो आयनों में क्या होता है, विघटित होता है या वियोजित होता है। ठीक है, तो सही से समझना इसमें है क्या पूरा। अगर इसमें मैं बात करूं, निकालना सिखाऊं आपको, तो पहले हमें क्या समझना है बच्चों, हमें समझना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी विघटन की मात्रा, यानी वियोजन की मात्रा, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा बोलते हैं। अल्फा होता क्या है बच्चों, तो अल्फा आपका यहाँ पे होता है कि कितने अणु आपके टोटल थे, कितने अणु आपके थे, यानी कुल अणुओं की संख्या। क्या बच्चों, कुल अणुओं की संख्या जो आपने लिया था। ठीक है, कुल अणुओं की संख्या जो आपने लिया था शुरू में, और इसके बाद ठीक है वियोजित होने के बाद या वियोजन में जो क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, यानी कुल अणु जो क्या हो रहे हैं, वियोजित हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहे। तो कहने का मतलब है ये जो अल्फा है या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बच्चों, या आप इसे कह सकते हो वियोजन की मात्रा, ये
अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है बच्चों? कि कितना अणु आपने टोटल लिया था और कितना अणु आपके क्या हो रहे हैं, वियोजित हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों अगर मैं ये कहूं कि केवल 75% अणु क्या हो रहे हैं, वियोजित हो रहे हैं, 75% अणु क्या हो रहे हैं, वियोजित हो रहे हैं, तो अल्फा हो जाएगा बच्चों कितना, 75/100। कैसे? कि 100 अणु लिए थे आपने, उसमें से क्या हो गए, 75 वियोजित हो गए, तो 75/100 क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा हो जाएगा। अगर किसी ने कह दिया बच्चों कि यहाँ पे कितना हो रहा है, अल्फा क्या है आपका, सपोज करो 2/5 है, क्या अल्फा आपका क्या है, 1/3 है, तो इन सबका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 5 अणु लिया था आपने, 2 अणु वियोजित हो रहे हैं, 3 अणु लिया था आपने, 1 अणु क्या हो रहा है, वियोजित हो रहा है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब साल्ट आप क्या करते हो, पानी में डालते हो या किसी विलायक में डालते हो, तो जरूरी नहीं है कि आप 10 या 20 या 50 या 100 मॉलिक्यूल जितने भी आप ऐड कर रहे हो, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल वियोजन में जा रहा है। जरूरी नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल्स के कण क्या होंगे, टूटेंगे ही। उसमें से कुछ परसेंट कण क्या होते हैं, टूटते हैं, और कुछ के साथ ऐसा होता है कि कोई चेंज नहीं होता। तो अल्फा क्या होता है बच्चों, बेसिकली रेशियो होता है कि वियोजित कण और टोटल कितने कण आपने लिया था। इतनी बात समझ आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अल्फा समझ आया क्या होता है? ठीक है। और अगर बच्चों अल्फा समझ आया क्या होता है, तो इसे अल्फा के साथ साथ हम वांट हाफ फैक्टर निकालते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों कि यहाँ पे हो रहा है वियोजन, और अगर यहाँ हो रहा है वियोजन बच्चों, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेते हैं, क्या, एक केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं। कहते हैं कि एन था और वो बच्चों कन्वर्ट हुआ किसमें, एन ए में। किसमें बच्चों, एन ए में। मतलब एन का मतलब है कि एक अणु में एन एटम थे। एक अणु में कितने परमाणु थे बच्चों, एन परमाणु थे। लेकिन जब आपने इसे विलायक में ऐड किया तो ये एन परमाणु में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, यानी एन ए कण बन गया। पहले क्या था, एक कण था बच्चों, अब कितना बच गया, एन कण बन गया। ठीक है। तो अब यहां पे मान के चलते हैं, मान के क्या चलेंगे बच्चों कि 1 मोल कण हमने लिया था और वो एन मोल कण में क्या हो गया, बदल गया। 1 मोल कण लिया था, एन मोल कण में क्या हो गया, बदल गया। अब समझना, ये तो तब था जब क्या हो गया, 0 था। ठीक है। अब सपोज करो 1 मोल कण में से, 1 मोल कण में से अगर ये सपोज करो शुरू में रिएक्शन नहीं हुई है, शुरू में ये बिल्कुल 0 है, लेकिन इक्विलिब्रियम पे अगर बात करें तो 1 मोल कण में से कितना बदलेगा, अल्फा मोल क्या होगा, बदलेगा। अब अल्फा क्या है बच्चों, वो तो आपको नहीं पता, अल्फा क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ 1 माइनस अल्फा कर लेना बच्चों, बचा हुआ क्या, बचा हुआ। जैसे अगर 1 मोल लिया था उसमें 0.5 मोल क्या हो गया आपका, खर्च हो गया, तो कितना बचेगा, 0.5। 4 मोल लिया था, 2 मोल खर्च हो गया, तो 4 माइनस 2। ठीक है। तो मतलब पहले आपको क्या पता चल जाएगा बच्चों, अल्फा पता चल जाएगा। ठीक है। तो अल्फा कण क्या हो रहे हैं, वियोजित हो रहे हैं। तो 1 मोल लिया था, अल्फा मोल आपके क्या हो गए, वियोजित हो गए, तो बचे हुए अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 1 माइनस अल्फा हो जाएगी। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ पे 1 मोल लेते तो एन मोल बन जाता, अल्फा मोल खर्च हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा एन आपका क्या हो जाएगा, बनेगा भी। कितना बच्चों, अल्फा एन। वेरिएबल ले रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। जैसे यहां से 1 मोल लेता हूं तो एन मोल बनता है, अल्फा मोल लूंगा तो अल्फा एन मोल बनेगा। ठीक है। जितना यहां खर्च होगा उसी का एन टाइम यहां पे क्या होगा, बनेगा। ठीक है। अब यहां ध्यान देना, अगर यहां पे मैं वियोजन के बाद, अगर मैं यहां पे वियोजन के बाद अणुओं की संख्या देखूं तो क्या कहोगे आप, कुल कुल कणों की संख्या, कुल कणों की बच्चों क्या संख्या वियोजन के बाद। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बचा हुआ कण कितना है, 1 माइनस अल्फा, बना कितना बच्चों, अल्फा एन। ये क्या है, वियोजन के बाद कणों की क्या है बच्चों, संख्या है। लिया कितना था बच्चों आपने, 1 मोल लिया था। अच्छा अब वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ गुणांक होता क्या है बच्चों। ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं। वांट हाफ गुणांक आपका होता है आई, कि आपने कितना लिया था, कितना लिया था बच्चों, 1 मोल लिया था, और
अणुओं की संख्या या कणों की संख्या बची कितनी बच्चों वियोजन के बाद, तो वो है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ठीक है, अब इसे क्या कर लेते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, यहाँ कॉमन ले लो बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहां से क्या कर दो, इस पूरे टर्म को बच्चों इस साइड कर दो, तो ये हो जाएगा अल्फा 1 माइनस एन, और ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस आयोड। ठीक है, अब यहाँ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या, 1 माइनस आई अपान में 1 माइनस। बच्चों अगर सब कुछ भले ना याद रहे, लेकिन ये फॉर्मूला जरूर याद रहे कि अल्फा यानी वियोजन की मात्रा, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, 1/2 गुणांक आई, ठीक है, यानी 1 माइनस आई अपान में 1 माइनस एन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब थोड़ी बातें यहां समझ लेना, क्या क्या, अगर बच्चों अल्फा क्या है आपका 100%, अगर बच्चों अल्फा क्या है 100% है, यानी अल्फा आपका क्या हो गया 1 हो गया, 100% का मतलब क्या हो गया 1 हो गया, 100/100 हो गया। उस केस में बच्चों आई की वैल्यू डायरेक्टली क्या होती है, एन होती है। आई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, एन होती है। कब, जब अल्फा क्या होता है 100 होता है। तो वियोजन में तब आप कुछ भी मत सोचना, क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है, ध्यान से समझना ये सारी बातें। अल्फा 50% है तो 50/100 1/2 हो जाएगा। अल्फा 75 है तो 75/100 3/4 हो जाएगा। अल्फा अगर 25% है तो 25/100 1/4 हो जाएगा। तो ये बातें बहुत फ्रिक्वेंटली दिमाग में रखना। लेकिन अल्फा अगर 100% है, क्वेश्चन में कहेगा कि जितने भी अणु थे सारे के सारे वियोजित हो रहे हैं, इसका मतलब 100% क्या हो रहा है आपका वियोजन हो रहा है। और अगर 100% वियोजन हो रहा है तो आई की वैल्यू एन के बराबर होगी। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों जैसे AlCl3 के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, अगर 100% वियोजन होगा तो एक एल्यूमिनियम 3 क्लोराइड डालने पे सॉल्यूशन में टोटल कितने पार्टिकल बनते हैं, 4 बनते हैं, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अगर कोई कहता है CaCl2 है, आई की वैल्यू क्या होगी, अगर पूरा वियोजन हो रहा है तो कैल्शियम टूटेगा ना, तो कैल्शियम एक में टूटेगा और क्लोराइड 2 आयन बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे बच्चों 3 बनेंगे। अगर कोई कहता है बच्चों कि Al2SO4 का होल थ्राइस ये टूटेगा तो क्या बनेगा बच्चों, तो कह देना 2 एल्यूमिनियम बनेगा और 3 क्या बनेंगे बच्चों सल्फेट आयन बनेंगे। तो टोटल कितने बनेंगे 2 ये 3 ये, टोटल कितने बनेंगे बच्चों 5 बनेंगे। तो ये एक बात ध्यान रहे, ये जो साल्ट टूटते हैं ना, जब लवण टूटते हैं जल में या किसी भी विलायक में, तो कितने नंबर ऑफ क्या होते हैं आपके अणु बनते हैं, कितने कण बनते हैं, वही क्या होता है बच्चों 1/2 फैक्टर 1/2 गुणांक आई की वैल्यू होती है। लेकिन तब ये डायरेक्ट लिखना जब क्या होगा 100% वियोजन होगा। और अगर आपका वियोजन दे देता है 20% 50%, ठीक है 70%, तब यहाँ पे आप क्या रखना अल्फा की वैल्यू रखना और यहाँ से एन की वैल्यू निकालना। एन हमेशा बच्चों क्या होता है, एन हमेशा नंबर ऑफ कण होता है जो वियोजन के बाद बनता है। तो जो कोई भी साल्ट का नाम लिखा होगा पहले उसे आयंस में तोड़ लेना, टोटल काउंट कर लेना, वही क्या होती है बच्चों एन की वैल्यू होती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। जैसे NaCl है बच्चों, तो ये 2 कण में टूटेगा, Na+ में और Cl- में, तो n की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2 होगी। तो n की वैल्यू तो हमेशा फॉर्मूले से मिलेगी। ठीक है, n की वैल्यू फॉर्मूले से मिलेगी, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में मिलेगी और i की वैल्यू आपको निकालना होगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, कोई कंफ्यूजन है बच्चों? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैं अगला वाला कंसेप्ट भी करा दूं आप लोगों को, फटाफट जल्दी बताओ। अंशु, हर्षित, प्रिया, अर्चना, बेटा किसी को कोई डाउट है कुछ भी? नहीं, चलो अच्छा, आगे ध्यान देना। अगला है बच्चों यहाँ पे एसोसिएशन, यानी संगठन की मात्रा निकालना है आपको, यानी कुल अणुओं का वह भाग जो आपका क्या होता है संयोजित होता है। कुल अणुओं का वह भाग जो क्या होता है बच्चों संयोजित होता है। चलो समझते हैं। अब यहाँ पे भी बच्चों रहेगा तो वही, आई की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी यहाँ पे, यानी प्रेक्षित मान और वास्तविक मान। तो कहने का मतलब है कि संयोजित अणु क्या बच्चों जो संयोजन में जा रहे हैं, संयोजित अणु और कुल अणु जितना आपने लिया था। ठीक है,
तो यहां आप कह सकते हो संयोजित अणु, और नीचे आपने कुल अणु जो आपने क्या किया था, कंसीडर किया था। ठीक है, इन दोनों के क्या अणुओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ गुणांक बोलते हैं। ठीक है, अरे वांट हाफ गुणांक कह रहा हूं, यहाँ पे क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा। अल्फा डिग्री ऑफ क्या, एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन फिर से वही रहेगा बच्चों कि अगर 100 लिया मैंने और उसमें से केवल 20 जा रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 20/100 हो जाएगा। 10 लिया था, 3 जा रहे हैं, 3/10 हो जाएगा बच्चों। कहने का मतलब वही कि वियोजन या संयोजन में अणु कितने आपके क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उनका और कितना लिया था आपने, दोनों का अनुपात, दोनों का रेशियो, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। अब समझते हैं बच्चों, यहाँ पे बच्चों लेते हैं कि n अणु लिया हमने, कितना लिया बच्चों, n अणु लिया, और ये अणु बदल गया किसमें, an में। ठीक है बच्चों, क्या लिया हमने, n अणु लिया और ये बदल गया हमारा किसमें, an में। an का मतलब एक में, n लिया था आपने और ये बदल गया किसमें, एक अणु में बदल गया। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपने लिया 1 मोल अगर, तो ये बदलेगा किसमें, 1/n में। 1 मोल अगर लोगे बच्चों तो ये कितने में बदलेगा, 1/n में। लेकिन समझते हैं इसका, अगर सपोज कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ क्या, एसोसिएशन, यानी आपके संयोजन की मात्रा अल्फा है, तो सपोज करो इसमें से केवल कितना खर्च हुआ, अल्फा मोल खर्च हुआ। अल्फा मोल खर्च हुआ तो ये बनेगा बच्चों कितना, अल्फा/n। 1 मोल लिया था बच्चों, अगर 2 मोल लिया उसमें से 1 मोल खर्च हुआ तो 1/n बनेगा। मतलब जितना यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंबाइन हो रहे हैं, जैसे डाइमर बनता बच्चों, अल्फा क्या है, अल्फा ध्यान से समझो, अल्फा बेटा क्या है कि अगर आपने 2 मोल लिया है, 1 मोल खर्च हो गया, 2 मोल लिया है, 1 मोल क्या हुआ बच्चों, आपके एसोसिएशन या डिसोसिएशन में क्या कर रहा है, टेक पार्ट कर रहा है। मतलब जैसे कि आपने कहा कि भाई मैंने सोडियम क्लोराइड का 5 मोल लिया था और उसमें से केवल 2 ही मोल जल में टूटा और 3 मोल में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, 3 मोल वैसे का वैसे है। तो लिया आपने 5 मोल था और टूटा केवल कितना, 2 मोल, तो अल्फा हो जाएगा 2/5। समझ रहे हो, तो ये क्या होता है, रेशियो होता है, जो वियोजन या संयोजन में क्या करता है, भाग लेता है। जो वियोजन या संयोजन में भाग लेता है उसके कण, और जो टोटल आपने लिया था वो, दोनों का जो अनुपात होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब वही बात यहां हो गई कि अगर मैंने लिया 1 मोल था तो जरूरी तो नहीं है ना कि 1 मोल पूरा पूरा टूटेगा, नहीं टूटेगा, उसमें से मैंने कह दिया अल्फा मोल टूटेगा। अगर 1 मोल टूटता तो 1/n बनता, एक टूटता तो 1/n बनता, यानी आपको पता है ना, जैसे कि भाई 5 मॉलिक्यूल मिलके 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 5 मॉलिक्यूल मिलके क्या हो रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो 10 मिलके कितना बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 15 मिलके कितना बनाएंगे, 3 बनाएंगे, 20 मिलके कितना बनाएंगे, 4 बनाएंगे। तो वही यहाँ पे 1 मोल तो 1/n बनता, अल्फा मोल खर्च हुआ तो अल्फा/n बनेगा। 1 मोल लोगे तो बच्चों कितना बनेगा, 1/n बनेगा। अल्फा मोल आपका खर्च हुआ है तो क्या बनेगा, अल्फा/n बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुल कणों की संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप कहोगे 1 मोल लिया था, अल्फा मोल उसमें से क्या हो गए, खर्च हो गए, तो बचा कितना, 1 - अल्फा, और नए कण बने कितने हैं बच्चों, अल्फा/n बचे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा/n हो जाएगा। अब आप कहोगे कि वांट ऑफ गुणांक क्या होता है, तो वांट ऑफ गुणांक होता है बच्चों कि लिया कितना था आपने, तो लिया तो 1 मोल था, और आपका संयोजन हुआ यहाँ पे, तो संयोजन के बाद बचे कितने, तो वो है आपके 1 - अल्फा प्लस अल्फा/n हो गए। ठीक है, अब जब ये कर लिया आपने, तो आपने कहा कि भाई I = ये हो गया, आपने यहाँ पे अल्फा दोनों में से क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, अल्फा कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ पे तो अल्फा हटाने पे 1 बचा और यहाँ पे 1/n बचा। इसके बाद बच्चों इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो 1 माइनस क्या हो गया, I हो गया। अब अल्फा = 1 - I अपान में क्या हो गया बच्चों, 1 - 1/n हो गया। दोनों फॉर्मूले में ज्यादा फर्क नहीं है बच्चों, दोनों फॉर्मूले में बस ये है कि यहाँ पे 1/n की जगह 1/1/n है। ठीक है, 1/n है। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे भी बच्चों अगर क्या होता है, एसोसिएशन मतलब संयोजन, संयोजन अगर क्या होता है बच्चों, 100% होता है, 100% पूरा होता है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जब अल्फा की वैल्यू यहाँ क्या हो जाती है बच्चों, 1 हो जाती है, तो आई की वैल्यू बच्चों हो जाती है 1/n।
आई की वैल्यू क्या हो जाती है 1/n। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कहता है कि सॉल्यूशन में कोई क्या बना रहा है बच्चों, डाइमर बना रहा है, क्या बच्चों, डाइमर बना रहा है, डाइमराइजेशन हो रहा है, डाइमर बना रहा है, डाइमराइजेशन हो रहा है। डाइमराइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि दो कण मिलके एक कण बना रहे हैं, तो आई की वैल्यू वहां पे 1/2 हो जाएगी। और अगर कोई कहेगा बच्चों ट्राइमेराइजेशन हो रहा है, ट्राई का मतलब 3 होता है, कोई टेट्रामेराइजेशन कहेगा बच्चों तो टेट्रा का मतलब 4 होता है, पेंटामेराइजेशन कहेगा तो पेंटा का मतलब 5 होता है। तो जितना कहेगा मेराइजेशन के लिए है ना, यानी डाइमर, ट्राइमर या टेट्रा या पेंटा, ठीक है, तो इतने कण मिलके एक कण बनते हैं। तो जैसे ही ट्राइमेराइजेशन कहेगा बच्चों, ठीक है, तो आप कहोगे आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, टेट्रा के लिए 1/4 हो जाएगा, पेंटा के लिए 1/5 हो जाएगा। लेकिन ऐसा तब करोगे बच्चों जब अल्फा आपका क्या होगा 100% होगा, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करना, क्वेश्चन में अल्फा अगर आपको निकालना है तो आपको यहां पे क्या रखना है आई की वैल्यू, या आई की वैल्यू निकालना है बच्चों तो आई इक्वल टू बस ये रखना कि क्या रखोगे, अल्फा की वैल्यू रखोगे। अल्फा अगर 50% है तो 1/2 रख देना, 100% है तो 1 रखना, 75% है तो 75/100 रखना। मतलब जितना कहेगा, जितना परसेंट कहेगा उतना आप क्या रखना, अल्फा रखना। और एन कैसे मिलेगा बच्चों, तो एन मिलेगा हमेशा इस वाले में, कहेगा कि डाइमर बना रहा है तो 2, ट्राइमर बना रहा है तो 3, टेट्रामर कर रहा है तो 4, और पेंटामर कर रहा है तो 5, और हेक्सामर कर रहा है तो 6। मतलब वो बताएगा, आपके न्यूमेरिकल में लिखा हुआ होगा कि वहां डाइमेराइजेशन ट्राइमेराइजेशन क्या हो रहा है, उसके हिसाब से आप एन की वैल्यू लगाना। क्लियर है सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, समझ आया बच्चों। किसी को कुछ भी जो समझ नहीं आया। अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, जितने भी फॉर्मूले थे ना आपका वान हाफ गुणांक के बाद सब बदल जाएंगे। क्या बदलेगा सब, ध्यान देना। आई की वैल्यू जैसे ही मिल गई, अब यहाँ पे जो आपका क्या था आपेक्षिक अवनमन था, क्या था बच्चों, आपेक्षिक अवनमन, डेल्टा पी अपान में पी इक्वल टू क्या था बच्चों एक्स बी, क्या था मूल अंश किसका, विलेय का। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला जो आपका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन डेल्टा पी अपान में पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई एक्स बी। पूरा लिख दूं अगर तो आप यही लिखते थे कि पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपान में पी नॉट ए इक्वल टू क्या आई एक्स बी, ठीक है। ये हो जाएगा फॉर्मूला अब, यानी हर एक क्वेश्चन में आपको वान हाफ गुणांक अब लिखना होगा और वो निकालना भी होगा। इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, आपने पढ़ा था किसमें, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन क्या था बच्चों, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या था बच्चों आई के बी एम, ठीक है। ये भी बदल जाएगा बच्चों। इसके बाद एक फॉर्मूला क्या था बच्चों, डेल्टा टी एफ, यानी क्या था बच्चों अवनमन था, किसे क्या था हिमांक का अवनमन। डेल्टा टी एफ बच्चों हो जाएगा के एफ एम। और इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब। परासरण दाब की बात करेंगे बच्चों तो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा आई सी आर टी, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए बच्चों फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपके बदल जाएंगे, सबके सामने क्या लग जाएगा बच्चों वान हाफ गुणांक आई लग जाएगा। इतनी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है किसी को, जल्दी बताओ। किसी को कोई कंफ्यूजन है बच्चों। और अगर बच्चों अब कंफ्यूजन नहीं है तो एक काम करो, मुझे फटाफट अपना क्या कर दो एनसीईआरटी निकालो, और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं नहीं आया आप लोग क्वेश्चन नंबर बोलो, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस बता दूं फटाफट, जल्दी करो। चलो बताओ बच्चों। 2.20 और 2.19,
ठीक है। अच्छा बच्चों, ये है ना, शक्कर के 5% जलीय विलयन का हिमांक कितना है? शक्कर के 5% जलीय विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। तो ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना करना है। 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना करना है बच्चों। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब कह रहा है शक्कर का जलीय विलयन का हिमांक भी दे रखा है, शुद्ध जल का हिमांक भी दे रखा है। मतलब यहां से क्या मिल जाएगा बच्चों? डेल्टा टीएफ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डेल्टा टीएफ। ग्लूकोज के 5% जलीय विलयन है बच्चों, यहां से हमें क्या मिल जाएगा? मोलरिटी। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। चलो ध्यान देना आप लोग। देखो क्या होगा बच्चों, जलीय विलयन का कितना कंसेंट्रेशन है बच्चों? 5%। 5% का मतलब हो गया बच्चों कि 100 ग्राम में से 5 ग्राम आपका क्या हो गया? विलेय हो गया, यानी क्या हो गया आपका? ग्लूकोज। और आपका यहाँ पे क्या हो गया? सॉल्वेंट जो हो गया बच्चों, सॉल्वेंट आपका कितना हो गया? 95 ग्राम हो गया। ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई होगी। साथ में और क्या दे रखा है बच्चों? साथ में आपका और दे रखा है यहाँ पे 5% वाले, यानी बिलियन का हिमांक 271 है। बिलियन का हिमांक 271 है, तो यहाँ लिख लो कि टी क्या बिलियन, यानी बिलियन का मतलब हो गया टीएफ। टीएफ 271 है। ठीक है, और टी नॉट एफ कितना है बच्चों? 273.15 केल्विन है। अच्छा, अगर ये है बच्चों, तो यहां से क्या मिल जाएगा? डेल्टा टीएफ मिल जाएगा बच्चों। डेल्टा टीएफ कितना होता है बच्चों? डेल्टा टीएफ होता है टी नॉट एफ माइनस टीएफ। तो ये हो जाएगा 273.15 माइनस 271। ये हो जाएगा बच्चों कितना? 2.15 केल्विन। ठीक है, ये क्या आ गया बच्चों आपका? ये आ गया आपका डेल्टा टीएफ, यानी हिमांक अवनमन। अच्छा, हिमांक अवनमन पता चल गया बच्चों। अब आपको क्या चाहिए बच्चों? मोलरिटी चाहिए। तो आप यहां क्या निकालोगे बच्चों? आपको निकालना क्या है? देखो, आपको निकालना क्या है? जलीय विलयन के हिमांक, शक्कर के जलीय विलयन का हिमांक, शक्कर के 5% जलीय विलयन का हिमांक 271 है। शुद्ध जल का हिमांक 273 है। अच्छा, शक्कर का है बच्चों, तो आपको क्या बताना है? जल का हिमांक बताना है। अच्छा, ग्लूकोज का बताना है, दूसरे का। तो अच्छा बच्चों, यहाँ ये बताओ मुझे, ये जो 5% सोल्यूशन है, ये क्या है बच्चों? शक्कर है। शक्कर क्या होता है बच्चों? C12H22O11। ठीक है बच्चों, यहाँ फॉर्मूला लगा देना। क्या लगाओगे फॉर्मूला बच्चों? डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या लगाओगे बच्चों? के एफ एम। क्या लगाओगे बच्चों? के एफ एम लगाओगे। के एफ एम लगाओगे बच्चों, और के एफ एम में आप क्या रखोगे? सारी वैल्यूज रख देना। ठीक है, डेल्टा टी एफ की जगह क्या रखोगे? 2.15 रखना बच्चों। के एफ आपको नहीं पता है, और के एफ नहीं पता है बच्चों, एम की वैल्यू यहां से लगा देना। एम की वैल्यू क्या लगाओगे बच्चों? कि 5 ग्राम। एम की वैल्यू बताया ना आपको, क्या होता है? एम होता है आपका मास ऑफ क्या, यानी मास यानी द्रव्यमान किसका? विलेय का, अपान में मोलर द्रव्यमान। और यहाँ पे क्या कर देना? सॉल्वेंट का द्रव्यमान लग देना, यहाँ पे 1000 कर देना। ठीक है, वही बात यहाँ भी कर दो। तो m की जगह क्या लगाओगे? WB। WB कितना है बच्चों? 5 ग्राम है। 5 ग्राम। अच्छा, C12H22 कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा बच्चों? ये 144 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 176 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 2 9 4 13, 13 1 14 हो जाएगा, और 1 2 1 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 2 1 3, 342 आ जाएगा। तो यहाँ क्या रखोगे बच्चों? 342 रखोगे। यहाँ पे 1000 रख देना। ठीक है, और यहाँ पे कितना रखोगे बच्चों? 95 रख देना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? विलायक। अच्छा बच्चों, इसे ऐसे ही रहने देना। समझ रहे हो? तो ये हो गया आपका बच्चों, इसे इक्वेशन 1 कर देना। अब क्या करना है बच्चों? आपको 5% ग्लूकोज के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है बच्चों? 5% आपका जलीय विलयन है, लेकिन किसका है? ग्लूकोज का है। ग्लूकोज मतलब C6H12O6। इसके लिए हिमांक अवनमन बताना है बच्चों। इसके लिए हिमांक अवनमन बताना है।
तो अब आप यही चीज क्या करोगे, इसके लिए लगाओगे। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना होगा कि डेल्टा टी एफ तो आपको निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, डेल्टा टी एफ निकालना है। यहाँ पे क्या बच्चों, के एफ रख देना। आप सोचोगे सर के एफ इसके लिए वैल्यू क्यों नहीं रख रहे हो, तो के एफ बच्चों विलायक का गुण होता है। के एफ विलायक का गुण होता है, तो विलायक का गुण होता है तो विलायक तो अब भी पानी है, तो विलायक तो नहीं बदल रहे, तो के एफ की वैल्यू भी नहीं बदलेगी। और यहाँ पे बच्चों क्या लगाओगे, यहाँ पे लगाओगे 5 ग्राम, और यहाँ लगाओगे बच्चों क्या 1000, ठीक है। और ग्लूकोज का कितना लगाओगे बच्चों, यहाँ पे लगाओगे 180। कैलकुलेट कर लेना, ये 72 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों 180, और यहाँ क्या लगा देना बच्चों 95। इतनी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। दो इक्वेशन हो गई बच्चों, कितनी हो गई, दो इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को क्या करें बच्चों, डिवाइड कर दो। दोनों इक्वेशन को अगर बच्चों डिवाइड करोगे तो देखना ध्यान से, ये कितना हो जाएगा बच्चों 2.15, नीचे हो जाएगा डेल्टा टी एफ। डिवाइड करोगे, के एफ से के एफ क्या होगा बच्चों, कट जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, 1000 से 1000 कट जाएगा, 95 से 95 कट जाएगा बच्चों, बचेगा 342 और 180। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 180 बटा क्या हो जाएगा 342। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ आ रही है तो अब यहाँ पे कर देना, क्या यहाँ पे करोगे आप, डेल्टा टी एफ को इधर कर देना। डेल्टा टी एफ इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.15 गुणे 342, और बटे में कर देना बच्चों कितना 180। समझ आ गया होगा। डेल्टा टी एफ यहाँ से क्या होगा बच्चों, निकल जाएगा। अच्छा, डेल्टा टी एफ निकल जाओगा, उसके बाद क्या करोगे, डेल्टा टी एफ निकल जाएगा बच्चों, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है आपका टी नॉट एफ माइनस टी एफ। और यहाँ पे टी नॉट एफ क्या रखोगे बच्चों 273.15, ठीक है, 273.15 रखोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या रख देना, टी एफ रख देना। डेल्टा टी एफ बच्चों यहाँ पे निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो बच्चों, डेल्टा टी एफ निकाल रहे हो, देख रहे हो। डेल्टा टी एफ की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वही डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहाँ रख देना, और इसको इधर भेज के सबट्रैक्ट कर लेना बच्चों, आपको क्या निकल जाएगा, टी एफ भी मिल जाएगा। और टी एफ क्या होगा बच्चों, आपके विलयन का हिमांक होगा। क्या बात समझ आई आप लोगों को अच्छे से, जल्दी बताओ। ओके गुड, ठीक है। तो बहुत बेसिक काम था, आप आराम से अगर चीजों को देखोगे तो आपको बात समझ आएगी। आपको किसका दे रखा था, शक्कर का दे रखा था, ग्लूकोज का पूछ रहा था। शक्कर के लिए बच्चों आपने इक्वेशन बनाई, और फिर ग्लूकोज के लिए इक्वेशन बनाई, और दोनों को डिवाइड किया। के एफ पे बस ध्यान देना, के एफ लेके आप कंफ्यूज रहोगे, तो के एफ क्या होता है, विलायक का गुण होता है बच्चों, और विलायक पानी है जो कि बदल नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा, और कौन सा क्वेश्चन नहीं आया आप लोगों को, 2.19। 2.19 बच्चों क्या है, देखता हूं। एक विलयन जिसे एक अवाष्पशील ठोस के 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में विलीन करके बनाया गया, उसका 298 केल्विन पर वाष्प दाब 2.8 किलो पास्कल है, और विलयन में 18 ग्राम जल और मिलाया जाता है, जिससे नया वाष्प दाब 298 केल्विन पर 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए, विलेय का मोलर द्रव्यमान और 298 पर जल का वाष्प दाब, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगला भी बताना है, चल अगला भी बताता हूं, पहले आपका 19 बता दूं, ठीक है। देखो 30 ग्राम को 90 ग्राम जल में घोला गया है। 30 ग्राम को कितने में, 90 ग्राम जल में घोला गया है। 30 ग्राम को अगर 90 ग्राम जल में घोला गया है तो पहले चेक कर लेते हैं क्या है बच्चों, ये अवाष्पशील है। अवाष्पशील ठोस को जल में मिलाया गया है ना, तो जल का पता है, ठीक है। आ जाओ, अब ये हो जाएगा 1 बिलियन है बच्चों, 30 ग्राम एक कोई ठोस है, 90 ग्राम किसमें बच्चों, 90 ग्राम जल में मिला दिया गया, ठीक है। 90 ग्राम जल में मिला दिया आपने। अब
कितने केल्विन पे बच्चों? 298 केल्विन पे। टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, टेम्परेचर का ध्यान रखा जाता है। और वाष्प दाब क्या हो जाता है बच्चों? 2.8 किलो पास्कल। ठीक है, 2.8 किलो पास्कल हो जाता है। तो समझते हैं, ये जो पी टोटल है बच्चों वो कितना है? 2.8 किलो पास्कल है। इसे बदल लेना बच्चों, कितना हो जाएगा? 2.8 गुणे 10 की घात 3 पास्कल हो जाएगा। ठीक है, ये पी टोटल हो गया। अच्छा, जल का ये तो हो गया। अब क्या करें यहाँ पे? अब करते ये है बच्चों यहाँ पे कि वाष्प दाब में क्या होता है? अवनमन होता है ना। वाष्प दाब में क्या होता है? अवनमन। वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है बच्चों वाष्प दाब में अवनमन? पी नॉट ए माइनस पी ए अपान में पी नॉट ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एक्स बी होता है। क्या होता है? एक्स बी। ठीक है, और एक्स बी की जगह हम क्या लगा सकते हैं बच्चों? एक्स बी की जगह हम लगा सकते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, एक्स बी रहने देते हैं। और एक्स बी की जगह या तो आप ऐसे लिख लो इसे, एक्स बी की जगह आप इसे लिख सकते हो क्या कि मास आप क्या, यानी द्रव्यमान किसका? विलेय का, अपान में मोलर द्रव्यमान, और नीचे लिख सकते हो द्रव्यमान विलेय का अपान में मोलर द्रव्यमान। और क्या होता है बच्चों? और होता है आपका यहाँ पे क्या, सॉल्वेंट वाला, यानी विलायक का डब्ल्यू ए अपान में। ठीक है, सारी वैल्यूज रख देते हैं। सारी वैल्यूज रखेंगे तो अभी बच्चों हमें क्या पता है? पी टोटल पता है। ठीक है, अब पी टोटल पता है बच्चों, तो पी टोटल तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? फिर पी टोटल आपका यहाँ पे, इसे पी टोटल कर लेते हैं। ठीक है, पी टोटल 2.18 है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस, यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों? पी टोटल 2.18 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों? या इस वाले इक्वेशन को ना बच्चों 60 ही कर लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू ए और यहाँ हो जाएगा क्या, एम ए। ठीक है, ये हो जाएगा डब्ल्यू बी एम बी और डब्ल्यू ए एम ए हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या, मोल फ्रैक्शन। अब अगर ये मोल फ्रैक्शन हो गया तो उसकी जगह हम ये रख लेंगे और यहाँ रख लेंगे पी नॉट ए, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है बच्चों? 30 ग्राम दे रखा है। ठीक है, और एम बी हमें नहीं पता है, ये से रहने देंगे। ये हमें कितना पता है बच्चों? कितना पता है? 90 ग्राम। 90 ग्राम, लेकिन मोलर मास क्या होता है, यानी द्रव्यमान। ठीक है, तो ये कितना होता है बच्चों? 18 होता है मोलर द्रव्यमान। और ये तो दे ही रखा है कितना बच्चों? 90 है। 18 से ये 5 हो गया, 5 से ये 6 हो गया। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लो तो ये हो जाएगा बच्चों आपका कितना, पी नॉट ए माइनस 2.18 इंटू 10⁻³ अपान में बच्चों पी नॉट ए, और ये हो जाएगा बच्चों 6 बटा में क्या हो जाएगा, एम बी। इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, ध्यान से समझना आप। अच्छा बच्चों, अब क्या किया गया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये किया गया है 18 ग्राम जल और बढ़ा दिया गया। 18 ग्राम जल जैसे ही बढ़ाया गया ना, तो यहाँ पे हुआ क्या, जो प्रेशर था यानी वो थोड़ा सा बढ़ गया, 2.9 पास्कल हो गया। ठीक है, समझना। इसके लिए इक्वेशन फिर से बनाना, पी नॉट माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर देना, 2.9 गुणे 10 की घात 3 कर देना बच्चों, और ये हो गया पी नॉट। ठीक है, और यहाँ करोगे बच्चों क्या, यहाँ पे तो आप लगाओगे डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी आपका कितना है बच्चों? अब भी 30 ग्राम है। और एम बी आपका बच्चों कितना है? नहीं पता आपका। ये जो डब्ल्यू ए है बच्चों ये बदल गया, कितना हो गया बच्चों? 90 ग्राम था ही, 18 ग्राम और डाल दिया आपने। 90 और 18 कितना हो गया बच्चों? 108 हो गया। और ये कितना होगा बच्चों? 18 होगा। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों? 18 का 108। ठीक है, यही होगा ना बच्चों, 18 बचे 90। अच्छा, तो अब 6 से ये बच्चों क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी ये आपका आ गया क्या बच्चों? पी नॉट ए माइनस 2.9 इंटू 10⁻³ क्या बच्चों? 3। और ये हो जाएगा बच्चों क्या? पी नॉट ए। ठीक है, पी नॉट ए हो गया बच्चों। अब पी नॉट ए हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 बटा क्या हो जाएगा बच्चों? एम बी। और ये हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब आप मुझे बताओ
क्या करना है यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बहुत बेसिक सी बात है, दोनों इक्वेशंस को क्या कर दें बच्चों, डिवाइड कर दें। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे बच्चों तो ध्यान देना ये ऊपर वाला रहने दो, पी नॉट ए से कट जाएगा और एम बी से कट जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, पी नॉट ए से पी नॉट ए कट जाएगा और एम बी से क्या हो जाएगा बच्चों, एम बी कट जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या बच्चों, ठीक है ध्यान देना, एम बी से एम बी कट गया और इससे ये कट गया तो ये बचे बच्चों, क्या बचेगा, पी नॉट ए माइनस 2.9 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा बच्चों, पी नॉट ए माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 2.8, ठीक है, और गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका ये 5 है तो ये तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों कितना है, 6 है तो ये 6 हो जाएगा। समझ आ रही है बात। अब अगर इतनी बात समझ आ रही है तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसे इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों तो क्या आ जाएगा, 5 का इधर 6 का इधर, तो ये हो जाएगा 6 पी नॉट ए और 6 से इसे मल्टीप्लाई कर देना बच्चों तो 6 9 54 हो जाएगा, दशमलव लगा देना, 6 दूना 12, 12 और 5 17 हो जाएगा और ये गुणे 10 की घात 3 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 पी नॉट ए हो जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा आपका 5/40 हो जाएगा बच्चों और 5 दूना 10 4 14 हो जाएगा और गुणे 10 की घात क्या कर देना, 3 कर देना बच्चों। ठीक है, इतनी बात अगर आपको समझ आ गई हो तो आप ध्यान देना क्या होगा, 5 को इधर ले आना, 6 में से 5 हटाओगे तो 1 हो जाएगा और इसको उधर ले जाके क्या कर देना, जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको क्या करना, उधर ले जाके जोड़ देना, 17.4 है और ये 5 इधर, 17.4 से 14 हटा दोगे 3 दशमलव क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बच्चों। तो ये आ जाएगा आपको बच्चों कितना, ये आपका आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा पी नॉट ए, ये हो जाएगा बच्चों 3.4 गुणे 10 की घात 3 पास्कल आ जाएगा, 3 पास्कल आ जाएगा। अच्छा अगर ये आ गया बच्चों पी नॉट ए आपका, अब आपको चाहिए क्या, मोलर मास चाहिए ना बच्चों, मोलर मास चाहिए तो आप किसी एक में रख दो, किसी एक में किस में रखोगे बच्चों, तो ध्यान देना किस में रखना है आपको, आप इसमें रख दो, एक इक्वेशन कोई सी भी उठा लो जिसमें आपको ठीक लगे उसी में रख दो। अब जैसे सपोज करो आपको पहले में रखना है तो पहले में रख दो, पहले में रखोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी नॉट ए माइनस 2.8 गुणे 10 की घात 3, ये हो जाएगा पी नॉट ए और ये हो जाएगा बच्चों कितना, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 अपान में क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा बच्चों, 6 अपान में एम बी हो जाएगा, यहाँ से पी नॉट ए की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा 3.4 गुणे 10 की घात 3, यहाँ 2.8 गुणे 10 की घात 3 और यहाँ भी वही हो जाएगा 3.4 गुणे 10 की घात 3 और ये हो जाएगा बच्चों 6/MB। समझ आई बात, यहाँ से आप क्या कर सकते हो बच्चों, MB की वैल्यू निकाल सकते हो। इतनी बात समझ आई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, 14 में से 8 हटा देना, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे बच्चों बस कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा क्योंकि 2 बचेगा और ये हो जाएगा 10 की घात 3, ये हो जाएगा बच्चों 3.4 गुणे 10 की घात 3 और ये हो जाएगा 6/MB हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब अगर इसे आप कट करोगे 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कट जाएगा बच्चों, MB आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव हटा दूं अगर तो 6 से बच्चों 6 भी कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका बच्चों MB इक्वल टू हो जाएगा बच्चों कितना, 34। MB इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 34 आ जाएगा। ये वाला इधर भेज देना, ये वाला इधर भेज देना। इतनी बात क्लियर है सबको, मोलर मास मिल गया, किसी को कोई परेशानी, जल्दी बताओ। क्या किसी को कोई परेशानी है बच्चों, विलेय का मोलर द्रव्यमान मिल गया और 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब क्या होगा, तो जल का वाष्प दाब भी बच्चों आपको मिल गया है, कितना मिल गया है बच्चों, जल का वाष्प दाब मिल गया है आपको 3.4 गुणे 10 की घात 3 पास्कल। क्या किसी को कोई दिक्कत है, नहीं, समझ आया सबको, ठीक है। अगर सबको समझ आया बच्चों तो अगली क्लास में हम आपके जो भी डाउट्स हैं जैसे 2.21 है, अगर आपको वो थोड़ा सा केवल जानना है तो मैं बस आपको हिंट दे देता हूँ,
दो तत्व ए और बी मिलकर Ab2 Ab4 सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। आप 20 ग्राम बेंजीन में घोलने पर 1 ग्राम Ab2 हिमांक को 2.3 अवनमित कर देता है। पता है यहाँ पे आपको डेल्टा क्या है, पता है बच्चों, डेल्टा टीएफ पता है आपको। डेल्टा टीएफ की जगह 2.3 रखना बच्चों, और कह रहा है 1 ग्राम Ab4 1.3 अवनमित होता है। बेंजीन के लिए मोलर अवनमन स्थिरांक बच्चों के एफ दे रखा है। ए और बी के परमाणुविक द्रव्यमान की गणना करना है। अब बहुत बेसिक सी बात करना, क्या करना, Ab2 का मोलर द्रव्यमान x ले लेना, Ab4 का मोलर द्रव्यमान y ले लेना। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद आपका 20 ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है, कितना, 1 ग्राम। ठीक है, तो Ab2 का द्रव्यमान कितना हो गया, 1 ग्राम, मोलर द्रव्यमान x ले लिया आपने, और 20 ग्राम आपका क्या हो गया, विलायक का द्रव्यमान हो गया। ठीक है, डेल्टा टीएफ और के एफ दे रखा है बच्चों, सीधा इक्वेशन क्या लगाओगे, डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ एम। के एफ एम दे रखा है, डेल्टा टीएफ दे रखा है, एम में आप क्या लगाओगे, बस केवल आपको क्या नहीं पता है, एक्स नहीं पता है, बाकी सब कुछ पता है। ठीक है, एक इक्वेशन ये बना लेना एक्स वाली। अच्छा, दूसरी बात बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, दूसरी बात यहाँ पे करोगे, दूसरे वाले में Ab4 का आपने क्या लिया है बच्चों, y लिया है, और जब Ab4 का आपने यहाँ से क्या लिया है, y लिया है बच्चों, तो ये क्या हो गया, Ab4 हो गया, Ab4, और या तो अलग अलग ले लेना। ठीक है, Ab4 ले लिया आपने, Ab4 में डेल्टा टीएफ की जगह 1.3 ले लेना बच्चों, 1.3 लेने के बाद मोलर स्थिरांक दे ही रखा है बच्चों, ये रख लेना, और बेंजीन के मोलर अवनमन तो दे ही रखा है। ठीक है, कह रहा है ए और बी के परमाणुविक द्रव्यमान की गणना करना है। ठीक है, इसके लिए फिर से दूसरी इक्वेशन बना लेना, और दोनों के लिए क्या कर देना, आप सॉल्व कर देना बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। ठीक है, ट्राई करना, नहीं आया बच्चों तो अगली क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये चीजें भी। और सबसे जरूरी बात, चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया है, नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं स्टार्ट कर दूंगा अगली क्लास में आप लोगों के डाउट्स वगैरह लेने के बाद। लेकिन कोशिश ये रहे कि अगली क्लास में आप अपना हर सिंगल डाउट पूछ डालोगे। ठीक है, जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर डालो, और अगली क्लास प्रॉपर आपका क्या होगा, सारे न्यूमेरिकल करने के लिए हम करेंगे यूज। ठीक है, लेकिन उससे पहले न्यूमेरिकल सारे आप लोग अटेम्प्ट करके आओगे। चलो फिर क्लास खत्म करते हैं, बाय बाय बच्चों।